हेलो एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है अडॉप्शन लॉज इन इंडिया। इसमें हम कवर करेंगे अडॉप्शन अंडर इंग्लिश लॉ, मॉडर्न अडॉप्शन लॉज, हिंदू लॉ एंड हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890, मुस्लिम लॉ एंड अडॉप्शन, और इसके साथ ही हम कवर करेंगे इंटर कंट्री अडॉप्शन को। अडॉप्शन के लिए जो लॉज हैं वो सबसे पहले इंग्लैंड के द्वारा पास किए गए थे 1926 में। एक लीगल फ्रेमवर्क को सेट किया गया था ताकि जो व्यक्ति अडॉप्ट हो रहा है उसके राइट्स को सलामत रखा जा सके। इंडिया में अडॉप्शन पर्सनल लॉज के अंतर्गत आता है, जो कि इंडिया में काफ़ी सारे डाइवर्स रिलीजन्स हैं, तो यहाँ पर मेनली दो ही लॉज ऑपरेट करते हैं। मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पारसीज और ज्यूज़ के लिए गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890, क्योंकि इन रिलीजन्स के अंदर फॉर्मल अडॉप्शन अलाउड नहीं है। हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और जैन्स के लिए हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 है। अगर हम बच्चों के बारे में बात करें तो बच्चे वो हैं जिनके ऊपर हमारे देश का भविष्य टिका हुआ है। एक तरफ जो बच्चे होते हैं जैसे वो पैदा होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा जाता है और उनकी सारी नेसेसिटीज़ को ध्यान में रखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया में 60,000 बच्चे हर साल ऐसे होते हैं जिन्हें संभालने वाला ही कोई नहीं होता। कुछ केसेस में फिर ये भी देखा गया है कि इन बच्चों को फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल वायलेंस का सामना करना पड़ता है। इनमें से कुछ फॉर्चुनेट बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अडॉप्शन में ले लिया जाता है। अडॉप्शन अंडर इंग्लिश लॉ 19th सेंचुरी के लेटर हाफ में इंग्लिश लॉ के द्वारा अडॉप्शन को रिकॉग्नाइज किया गया। लीगल अडॉप्शन 1926 में एग्जिस्टेंस में आया। इस अडॉप्शन एक्ट का पर्पस यही था कि जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं वे फिर से क्लेम ना कर सके अपने बच्चे को वापस पाने के लिए। इसी का एक ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट पास किया गया 1950 में, और उस कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट को फिर एक बार मॉडिफाई किया गया 1958 में। जो इंग्लिश लॉ ऑफ अडॉप्शन है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है हिंदू लॉ ऑफ अडॉप्शन के, क्योंकि ये लॉ भी यही बताता है कि जो अडॉप्टेड चाइल्ड है वो इंटेंट से और पर्पस से नेचुरल चाइल्ड की तरह ही बन जाता है। अडॉप्शन इन इंडिया। इंडिया में अडॉप्शन को एंशियंट टाइम से प्रैक्टिस किया जा रहा है। जो अडॉप्शन का एक्ट था वो काफ़ी समय से सेम ही है, परंतु जो ऑब्जेक्टिव था एक्ट का वो बदलता है समय समय पर। ये शुरू हुआ था एक ह्यूमैनिटेरियन मोटिव के साथ में कि मानवता के नाते हमें किसी निगलेक्टेड चाइल्ड की मदद करनी चाहिए, और आज हालात ये हो गए हैं कि ऐसे जो लोग हैं जिनकी खुद की कोई नेचुरल चाइल्ड नहीं है वे भी एक बच्चा चाहते हैं और इसीलिए वो बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ देखी जा सकती है कि जो उसकी स्टार्टिंग हुई थी वो इसलिए हुई थी कि जो बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कोई देख रेख करने वाला नहीं है उनकी कोई मदद कर सके, और आज हम उस लेवल पे पहुँच गए हैं कि जहाँ पर ऐसे पेरेंट्स जिनके खुद के कोई नेचुरल चाइल्ड नहीं है उनको भी कोई सहारा मिल सके। जो अडॉप्शन है उसे गवर्न किया जाता है पर्सनल लॉज के द्वारा, इसलिए इंडियन सिनेरियो में यहाँ पर एक यूनिफॉर्म लॉ होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है अडॉप्शन के लिए। जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यूज़ लॉ है उसमें अडॉप्शन को परमिट नहीं किया गया है, इसलिए मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पारसीज और ज्यूज़ के द्वारा ऑप्ट किया जाता है गार्जियनशिप ऑफ चाइल्ड थ्रू गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890। ऐसे सिटीजन्स जो कि हिंदू हैं, जैन हैं, सिख है या फिर बुद्धिस्ट हैं उन्हें अलाउ किया गया है कि वो फॉर्मली अडॉप्ट कर सकते हैं चाइल्ड को। वे चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इसे इनैक्ट किया गया था एज अ पार्ट ऑफ हिंदू कोड बिल्स। हिंदू लॉ एंड अडॉप्शन। हिंदू लॉ एकमात्र ऐसा लॉ है जो कि अडॉप्टेड चाइल्ड को भी नेचुरल चाइल्ड की तरह ही ट्रीट करने को कहता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हिंदुओं में ऐसा माना जाता है कि जो सन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी। जो पुराना हिंदू लॉ था उसमें बताया गया था कि सिर्फ मेल को अडॉप्ट किया जा सकता है और एक ऑर्फन को अडॉप्ट नहीं किया जा सकता है।
और फिर जब किसी मेल को अडॉप्ट किया भी जाता था तो उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते थे कि आप एक ही किसी पर्टिकुलर कास्ट और गोत्र के मेल को अडॉप्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप रैंडमली किसी भी कास्ट या फिर किसी भी गोत्र के बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते हो। हिंदू लॉ में फ़ीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं किया जा सकता था। हिंदू लॉ में पहले सिर्फ एक मेल चाइल्ड को अडॉप्ट किया जा सकता था और यहाँ पर जो कंसेंट है वाइफ की अडॉप्शन के लिए वो इममटेरियल होती थी। पर समय के साथ साथ इन रेस्ट्रिक्शंस में चेंजेस आए। आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं इन्हें मिनिमाइज़ किया गया। मॉडर्न हिंदू लॉ में मेल और फीमेल दोनों के पास कैपेसिटी है कि वो अडॉप्शन कर सकते हैं। यहाँ पर बस ज़रूरी ये है कि वो मेजर हो और इसके साथ ही वो साउंड माइंड के हों। ये जो लॉज है, रूल्स है और रेगुलेशंस हैं, इन्हें एन्यूमरेटेड किया गया है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 एंड अडॉप्शन। जो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है उसे पास किया गया था इंडिपेंडेंस के पश्चात। जो एक्ट है वो कुछ हद तक रिफ्लेक्ट करता है इक्वालिटी को और सोशल जस्टिस को, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस को हटाकर। कैपेसिटी टू अडॉप्ट। इस एक्ट में कहा गया है कि कोई भी अडल्ट हिंदू मेल जो कि साउंड माइंड का हो वो अडॉप्ट कर सकता है किसी चाइल्ड को। अगर जो व्यक्ति है वो मैरिड है तो यहाँ पर जो वाइफ की कंसेंट है वो इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ एक फ़ीमेल मेजर हिंदू जो कि साउंड माइंड की हो वो भी अडॉप्ट कर सकती है चाइल्ड को। पर यहाँ पर कुछ कंडीशंस बताई गई हैं। अगर वो अनमैरिड हो, डिवोर्स्ड हो, विडोड हो या फिर अगर उनका हस्बैंड सफ़र करता है किसी डिसेबिलिटी से। डिसेबिलिटीज़ में 3 डिसेबिलिटीज़ को बताया गया है कि अगर जो उनका हस्बैंड है ही हैज़ सीज टू बी अ हिंदू, या फिर अगर वे वर्ल्ड को रिनाउंस कर चुके हैं, या फिर अगर उनके हस्बैंड को डिक्लेयर कर दिया गया है ऑफ अनसाउंड माइंड बाय कोर्ट। कैपेसिटी टू गिव इन अडॉप्शन। सेक्शन 9 इस टॉपिक के साथ में डील करता है। सेक्शन 9 कहता है कि सिर्फ फादर, मदर या फिर गार्जियन के द्वारा ये फैसला लिया जा सकता है कि जो चाइल्ड है उसे अडॉप्शन में देना है। फादर के द्वारा जो चाइल्ड है उसे अडॉप्शन में तभी दिया जा सकता है जब मदर भी कंसेंट दें। पर यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जो कि मैटर करती हैं। अगर जो मदर है शी हैज़ सीज टू बी अ हिंदू तो यहाँ पर फिर उनकी कंसेंट ज़रूरी नहीं होती है। अगर जो मदर है शी हैज़ रिनाउंस द वर्ल्ड या फिर वो अनसाउंड माइंड की है तो तब भी यहाँ पर उनकी जो कंसेंट है वो ज़रूरी नहीं है। जो मदर है वो चाइल्ड को अडॉप्शन में दे सकती है अगर जो फादर है वो डेड है, या फिर जो फादर है ही हैज़ रिनाउंस द वर्ल्ड फाइनली और कम्प्लीटली, या जो फादर है ही हैज़ सीज टू बी अ हिंदू, या फिर अगर जो फादर है उन्हें डिक्लेयर कर दिया गया है ऑफ अनसाउंड माइंड। तो ऐसी परिस्थिति में मदर के द्वारा भी चाइल्ड को अडॉप्शन में दिया जा सकता है। इफ़ेक्ट ऑफ अडॉप्शन। एक बार जब चाइल्ड को अडॉप्ट कर लिया जाता है तो उसे नेचुरल चाइल्ड की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। जो भी राइट्स और ऑब्लिगेशन हैं एक नेचुरल चाइल्ड के, वो सारे राइट्स और ऑब्लिगेशन फिर उस चाइल्ड पे आ जाएंगे जिसे अडॉप्ट किया गया है। हिंदू मेल की जो वाइफ होती है जो अडॉप्ट करती है चाइल्ड को उसे अडॉप्टिव मदर कहा जाता है। जब एक से ज़्यादा वाइफ से कंसेंट लेकर अडॉप्शन किया गया है तो यहाँ पर जो सीनियर मोस्ट मैरिज से जो वाइफ है उसे अडॉप्टिव मदर कंसिडर किया जाएगा। अडॉप्टिव पेरेंट्स को लेकर जो भी लॉज हैं वो दिए गए हैं सेक्शन 12, 13 और 14 ऑफ हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट 1956 में। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट केस है सावन राम वर्सेस कलावती का। यहाँ पर ये क्वेश्चन उठाया गया कि कभी अगर किसी विडो के द्वारा चाइल्ड को अडॉप्शन में लिया जाता है तो क्या ये जो चाइल्ड अडॉप्ट किया गया है वो डिसीज्ड हस्बैंड का भी चाइल्ड कहलाएगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बात डिक्लेयर की गई थी कि अगर किसी फ़ीमेल के द्वारा बच्चा अडॉप्ट किया जाता है जिस फ़ीमेल के जो पति हैं वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो यहाँ पर ये जो बच्चा होगा ये उनका भी बच्चा होगा और उनके हस्बैंड का भी बच्चा कहलाएगा। मालती रॉय चौधरी वर्सेस सुरेंद्र नाथ मजूमदार। इस केस में जो अडॉप्टिव मदर थी उनकी डेथ के बाद जो मालती रॉय चौधरी हैं उन्होंने प्रॉपर्टी को क्लेम करना चाहा।
पर यहाँ पर कोर्ट के द्वारा उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया इस ग्राउंड पे कि जो चाइल्ड थी उसे अडॉप्ट किया गया था सिर्फ मदर के द्वारा और फादर ने उस चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं किया था। गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890, जो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट था वो मोस्टली हिंदू सोसाइटी के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पर एक एक्ट की ज़रूरत थी जो कि बाकी रिलीजन्स को भी कवर करे। जो गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट 1890 है वो एकमात्र ऐसा नॉन रिलीजियस यूनिवर्सल लॉ है रिगार्डिंग गार्जियनशिप ऑफ चाइल्ड, और जो कि पर्टिकुलरली कवर करता है मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पारसीस और ज्यूज़ को, क्योंकि उनके पास एक पर्सनल लॉ नहीं है। इस एक्ट के द्वारा बताया गया कि हर एक चाइल्ड जिसने अभी तक 18 ईयर्स को कंप्लीट नहीं किया है वो माइनर कहलाएगा। इस एक्ट में बताया गया कि जो चाइल्ड के लिए गार्जियंस हैं उन्हें अपॉइंट किया जाएगा कोर्ट के द्वारा या फिर किसी अन्य अपॉइंटेड अथॉरिटी के द्वारा। उनके द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि किस व्यक्ति को प्लेस दी जाएगी चाइल्ड के गार्जियन की। ये प्रोसीजर तब होती है जब किसी व्यक्ति के द्वारा एप्लीकेशन प्लेस की जाती है जो कि ऐसी इच्छा रखता है कि वो इस चाइल्ड का गार्जियन बने। एप्लीकेशन में सभी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लिखा जाएगा। गार्जियन के बारे में यहाँ पर सभी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी और इसके साथ ही यहाँ पर उसे रीज़न भी बताना होगा कि वो क्यों गार्जियनशिप लेना चाहता है। एक बार जब कोर्ट के द्वारा एप्लीकेशन को ले लिया जाता है और एडमिट कर लिया जाता है उसके बाद एक हियरिंग की डेट को फिक्स किया जाता है। कोर्ट के द्वारा एविडेंस पर सुनवाई की जाती है फाइनल डिसीजन देने के पहले। यहाँ पर इस एक्ट में बताया गया है कि जो कोर्ट है उसे यहाँ पर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को इस्तेमाल करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि यहाँ पर गार्जियनशिप में देना माइनर के इंटरेस्ट में है या नहीं है। यहाँ पर जो उसकी एज है, सेक्स है, जो रिलीजन है, क्या वो कंपेटेबल है गार्जियन के साथ में, इन सभी बातों को कंसिडरेशन में लेना ज़रूरी है। यहाँ पर माइनर का भी प्रेफरेंस देखा जाता है। मुस्लिम लॉ एंड अडॉप्शन। मुस्लिम लॉ में अडॉप्शन बाकी लॉ से कुछ भिन्न है। इस्लामिक लॉ में अडॉप्शन को कफाला कहा जाता है। इस्लामिक लॉ में जो प्रैक्टिस ऑफ अडॉप्शन है वो हाईली रेगुलेटेड है। यहाँ पर जो संबंध होता है पेरेंट्स में और जो चाइल्ड अडॉप्ट की गई है उसमें वो एक गार्जियन और वार्ड का होता है, ना कि पेरेंट और चाइल्ड का। इस रिलेशनशिप के स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। ये जो रूल्स होते हैं वो मेनली जो फैमिली की इंटीग्रिटी है उसे प्रिजर्व करने के लिए होते हैं। जब एक चाइल्ड को अडॉप्शन में लिया जाता है इस्लामिक लॉ के अंतर्गत तो यहाँ पर उसका सरनेम चेंज नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो चाइल्ड है वो इनहेरिट करता है अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से और ऑटोमेटिकली अडॉप्टिव पेरेंट्स से नहीं करता है। अगर बायोलॉजिकल फैमिली के द्वारा जो चाइल्ड है उसे प्रॉपर्टी या फिर वेल्थ प्रोवाइड की गई है तो जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं वो संपत्ति का ध्यान रख सकते हैं पर उसे अपनी प्रॉपर्टी में मिंगल नहीं कर सकते हैं। इंटर कंट्री अडॉप्शन। इंटर कंट्री अडॉप्शन का मतलब होता है जब आप चाइल्ड को अडॉप्ट करते हो किसी ऐसी कंट्री से जो कि आपके परमानेंट लीगल मीन्स से अलग है, और इसी के साथ ही जब आप उस चाइल्ड को अपनी कंट्री लेकर आते हो ताकि वो आपके साथ परमानेंटली रह सके। इंटर कंट्री अडॉप्शन जो होता है वो डोमेस्टिक अडॉप्शन जैसा ही होता है। इन दोनों में पेरेंटल राइट्स का ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ पर जो चाइल्ड को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो नए पेरेंट्स के पास आ जाती है। जब हम बात करते हैं इंटर कंट्री अडॉप्शन की तो लक्ष्मीकांत पांडे का जो केस है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस है। 1982 में एक पिटिशन फाइल किया गया था अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये पिटिशन एडवोकेट लक्ष्मीकांत पांडे के द्वारा फाइल किया गया था। इनका कहना ये था कि बच्चों के साथ में मैल प्रैक्टिसेस और ट्रैफिकिंग की जाती है सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और वॉलंटरी एजेंसीज़ के द्वारा। ऐसी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और वॉलंटरी एजेंसीज़ जो कि ऑफ़र करती है अडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन ओवरसीज़। जो पिटिशन था वो फाइल किया गया था एक रिपोर्ट पे जो कि फॉरेन मैगजीन में आई थी कॉल्ड द मेल। जो पिटिशनर थे उनके द्वारा सॉट किया गया था रिलीफ। वो चाहते थे कि जो इंडियन बेस्ड प्राइवेट एजेंसीज़ हैं उन्हें रिस्ट्रेन किया जाए।
वे चाहते थे कि जो प्राइवेट एजेंसीज़ हैं वो फर्दर ये एक्टिविटी बंद करें कि जो बच्चे हैं भारत के वे बाहर अडॉप्शन के लिए जाएं। और इसके साथ ही डायरेक्ट किया जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर को एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर को कि वे अपने ऑब्लिगेशंस को कैरी करें जब बात आती है अडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन बाय फॉरेन पेरेंट्स की। 6 फरवरी 1984 के दिन ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिटेल्ड प्रिंसिपल्स और नॉर्म्स को ले डाउन किया गया। उसमें कहा गया कि जब जो पेरेंट्स हैं चाइल्ड के वे चाहते हैं कि उनके बच्चे को वे अडॉप्शन में दें, या फिर अगर कोई अबंडेंट चाइल्ड है उसका इंटरेस्ट है कि वो अडॉप्ट कर लिया जाए, तो यहाँ पर पूरा एफर्ट लगाया जाए कि जो बच्चा है उसके लिए अडॉप्टिव पेरेंट्स को ढूंढा जा सके कंट्री में ही। ऐसा करना चाइल्ड के लिए भी आसान होगा क्योंकि उसे दूसरे कल्चर में, रेस में और लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस में ढलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है कि जो चाइल्ड है उसके लिए अडॉप्टिव पेरेंट्स को नहीं ढूंढा जा सकता है कंट्री में, तो फिर यहाँ पर जो चाइल्ड है उसे फॉरेन पेरेंट्स को दे दिया जा सकता है। ये ऑर्फनेज या फिर अन्य किसी इंस्टीट्यूशन से बेहतर रहेगा क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूशंस में चाइल्ड को प्रॉपर पेरेंट्स नहीं मिल पाते हैं। जैसे हालात हैं देश में, यहाँ पर ऑर्फनेज या फिर ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन के पास जो चाइल्ड है वो फुली डेवलप नहीं कर पाएगा। उसे अकेलापन, कुपोषण और भूख का सामना करना पड़ सकता है। संक्षिप्त में कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो अडॉप्शन है, सबसे पहले यही कोशिश की जानी चाहिए कि वो भारत में ही अडॉप्शन में बच्चे को दिया जाए, और अगर ऐसा संभव नहीं है तो फिर यहाँ पर फॉरेन पेरेंट्स को अडॉप्शन में दिया जाना चाहिए बच्चे को, क्योंकि ये कंपैरेटिवली बेटर रहेगा उसे ऑर्फनेज में छोड़ने से। हम ये कहकर कंक्लूड कर सकते हैं कि अडॉप्शन एक नोबल कॉज होता है जो कि बच्चे के लिए खुशियाँ ला सकता है, और जो ऐसे बच्चे थे जो अबंडेंट थे या फिर जो ऑर्फन्ड थे उन्हें भी एक फैमिली मिल सकती है। ये सिविलाइजेशन की ह्यूमन साइड को एक चांस प्रोवाइड करती है। अडॉप्शन एक ऐसा वे है जिससे जो बच्चा है वो भी सुखी हो जाता है क्योंकि उसे पेरेंट्स मिल जाते हैं, और कितने ही पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्हें संतान नहीं होती है, उन्हें भी सुख मिलता है जब उन्हें एक बच्चा मिल जाता है। बस यहाँ पर आवश्यकता ये है कि जो भी लॉज अडॉप्शन को गवर्न करते हैं उन्हें यूनिफॉर्म बनाने की कोशिश की जानी चाहिए।